नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये स्पेशल सीरीज से हमारा एक पहला वीडियो UPSC CSE 2026 के लिए। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जाकर लाइक करें। बिना ज़्यादा देरी करें शुरू करेंगे अपना लेक्चर 1 ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हम UPSC CSE 2026 के लिए रिवीजन सीरीज शुरू कर चुके हैं। आप हमारी पीछे की वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ ही साथ ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये इनके लेक्चर 1 हम कवर कर चुके हैं सबके, और अब इसी सीरीज में हमारा ये लेक्चर होने जा रहा है इकोनॉमी से। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस वीडियो के बाद हमारे पुराने लेक्चर जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर 1 हैं इन्हें ज़रूर जाकर देखें। अब शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी। तो हम बात करते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी सब्जेक्ट UPSC CSE के लिए, तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसे इंटीग्रेटेड तरह से पढ़ना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से। और अगर मॉडर्न ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, आप लोग अगर देखते हैं मॉडर्न ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन हो गया है जो आपको बहुत स्कोर आपका दे सकता है। तो इसके लिए हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो प्रीलिम्स प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं। अब एक्सक्लूसिवली अगर मेंस की बात करें तो आपको GS 3 के अंदर इकोनॉमी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है वो आपको GS 3 के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एसेज में भी आपको इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे मिल जाएंगे, या किसी भी ऐसे में आपको इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी आपके लिए हेल्प होगा। और इंटरव्यू तो आप जानते हैं, तो इंटरव्यू में तो कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार होकर जाना ही है। इकोनॉमी के लिए आप ऐसे ही नहीं जा सकते वहाँ पर। इसके बाद हम इकोनॉमी को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए पढ़ते चलेंगे। इकोनॉमी को हम करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे। जो मॉडर्न बजट आता है या RBI की जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसेंट रिपोर्ट्स RBI की जितनी भी आती हैं, उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा करंट अफेयर्स से लिंकेज। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ेंगे इकोनॉमी सब्जेक्ट को अपने। तो शुरू करते हैं लेक्चर में। तो बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा। तो बेसिक कंसेप्ट आपको जो समझना है, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी जो हेड में हम कवर करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दो इकोनॉमिक्स को हमें कंबाइंड तरह से पढ़ना होगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लोगों की बात करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल या ग्रुप की बात करेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो मैक्रो इकोनॉमी अगर हम पढ़ेंगे इंडिया की, तो हम इंडिया का ओवरऑल जो इकोनॉमी चल रही है वो देखेंगे। जैसे हम GDP, GNP, NNP, इसके बाद NI, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात करेंगे। जैसे कोई इंडिविजुअल है या कोई छोटी फर्म है, किसी छोटी फर्म की बात हो रही है, एक फर्म की, तो यहाँ पर हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया जब हम एज ए होल और एज ए ग्रुप की बात करेंगे। अब अगर हम UPSC से रिलेटेड बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर ईयर देखने को मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के अंदर। इसके बाद हम सेक्टर्स भी पढ़ेंगे इकोनॉमी के। ये माइक्रो, मैक्रो के बाद तीसरा हमारा हो जाएगा सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। तो यहाँ सेक्टर्स के अंदर हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स जो हैं, कैसे भारत के अंदर सेक्टर्स ये जो हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है भारत का, सेकेंडरी सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है, या टर्शरी सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म करता है, किसकी वजह से GDP ग्रोथ इंडिया की जो आज हाई चलती है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा रोल किस सेक्टर का है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर इस टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी GDP के अंदर। तो सर्विस सेक्टर जो है ये हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएगा। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को पढ़ेंगे तो हम 5 ईयर प्लान्स भी देखेंगे इंडिया के अंदर जो चले थे। 5 ईयर प्लान्स, तो ये प्लान्स शुरू किए गए थे USSR की तर्ज पर। USSR ये 1989
और 90 के अराउंड आके क्या हो गया है, कोलैप्स कर गया है। लेकिन जो हमने 5 ईयर प्लान की अपनी शुरुआत की थी आज़ादी के बाद से, तो 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलेगा जो लागू हो गया था, और ये ऐसे हर 5 साल के अंदर लाए जाते थे। तो इन 5 ईयर प्लान्स को जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, तो 2012 तक हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में। इसके बाद हम नीति आयोग को देखेंगे कि नीति आयोग की घटना क्यों की गई है, और नीति आयोग में क्या क्या चेंजेस है जो हमारा पुराना प्लानिंग कमीशन चलता था। 4th पॉइंट हमारा हो जाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी को पढ़ना। तो फॉर्मल इकोनॉमी को पढ़ेंगे हम और इनफॉर्मल को। अब इंडिया में इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए हमारे पास ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो इनफॉर्मल वर्क है वो बहुत ज़्यादा शेयर होल्ड करता है टोटल वर्क ग्रुप में। ये करीबन इंडिया में माना जाता है कि 89 से 90% वर्क फोर्स जो है वो इनफॉर्मल वर्क के अंदर, इनफॉर्मल कंपनी के अंदर या वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, इनफॉर्मल। तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे। ये ऐसे कुछ हमारा होने जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद सेक्टर वाइज हम कवर करेंगे। अब इसके बाद हम क्या थोड़ा समझेंगे, हिस्टोरिकल इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे। हिस्टोरिकल इंपैक्ट क्या पड़ा है, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश राज जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के ऊपर था, तो कॉलोनियल इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या है ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ेंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, यहां पर स्पेसिफिकली इंडिया की बात हो रही है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज को पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों की, भारत की इंडस्ट्रियों को बंद करवाने के लिए कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए, कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए, जिससे क्या हुआ, कुछ ऐसे लूप होल्स का यूज किया, जिससे क्या हुआ कि भारत की जो इंडस्ट्रियां वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इस फेज को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज कहेंगे। इसके बाद एग्रीगेरियन स्ट्रेसेस को भी हम कवर करेंगे, खेती बाड़ी और किसानों से जो भी संबंधित कॉलोनियल टाइम पर अपना जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं या जो पॉलिसीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई, उन सब चीज़ों को हम एग्रीगेरियन स्ट्रेस के अंदर कवर करेंगे। ये हमारा हिस्टोरिकल सेक्शन से हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट, इसके बाद 1947 के बाद से मैंने आपको बता दिया कि 1951 से जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे इन डिटेल। 5 ईयर प्लान्स, जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, और 5 ईयर प्लान्स खत्म होने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपके पास वो आएगा 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स। तो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हो जाता है इंडिया के केस में, क्योंकि यहाँ से पहले देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर बहुत घाटा चल रहा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, और यहाँ कुछ चेंज किया जाता है जिससे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की राह पकड़ लेती है इंडिया की इकोनॉमी। इससे पहले इंडिया की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी के सिस्टम में माना जाता था। इसके बाद अब यहाँ से इकोनॉमी इंडिया की ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। अब फिर यहाँ से जो भी हमने जो गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस किए गए हैं हम उन चेंजेस को पढ़ेंगे। इसके बाद सरफेसी एक्ट वगैरह को पढ़ेंगे। सरफेसी एक्ट मतलब जैसे बहुत सारा आपको पता है कि बैंकों को घाटा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डिफॉल्टर्स हो जाते हैं लोन पे, जिसे लेकर एक्ट्स बनाए गए थे 2002 में, वो एक्ट इंपॉर्टेंट है, सरफेसी का एक्ट कहते हैं उसे, और वो हम कवर करेंगे। इसके बाद आज के जो गवर्नमेंट ड्रिवन मार्केट रेगुलेशंस हैं थोड़ा हम उन्हें देखेंगे। मंडियां समझेंगे, एपीएमसी मंडी क्या होती है, ठीक है, मंडियां कैसे काम करती हैं, किसी स्टेट के अंदर कैसे मंडी का सिस्टम काम करता है। इसके बाद जो ई पोर्टल्स लागू किए गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सारे भी हम इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी का एक मिक्स्ड फीचर आपको समझना है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का काम करता है। अब ये सब कवर करने से पहले जो हमारी अगला लेक्चर 2 होने जा रहा है, तो उसकी पहली क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि हम जीडीपी, जीएनपी और ये सारे जो डाटाज होते हैं, इन सारे डाटाज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के अंदर समझेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या जो भी सारी चीजें होती हैं। इसके बाद हम बैंकिंग का चैप्टर शुरू करेंगे लेक्चर 3 से, और थोड़ा बैंकिंग को समझेंगे, जिससे हमें थोड़ा समझ में आएगा कि इकोनॉमी में पैसा कैसे आता है, नोट कैसे छपता है, और तब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी वगैरह देखेंगे, और फाइनली आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन लेवल देखेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, सामान के दाम में वृद्धि हो जाना, वृद्धि होना किसी भी सामान के दाम में समय के साथ, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जब एक नॉर्मल फिनोमिना भी है, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि जितनी देशों की सरकारें होती हैं सब चाहती हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड में रहे, और इंडिया ने भी इसीलिए आरबीआई के अंदर एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया था,
और इस कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर जो होंगे वो आरबीआई के मेंबर्स होंगे और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से जो जिन्हें गवर्नमेंट ने भेजा है रिप्रेजेंट करने के लिए वो होंगे, जिससे मॉनिटरी पॉलिसी पे डिसीजन लिया जाता है और जो इन्फ्लेशन है बेसिकली उसे टारगेटिंग करने के लिए किया जाता है 2 से 6% के बीच में। ये इंडिया का टारगेट है कि इंडिया में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहे, और इसे करवाता कौन है? तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इसकी जिम्मेदारी, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की जिम्मेदारी है, जो आरबीआई में एक कमिटी बनाई जाती है। इसके हेड होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर होंगे, जिनके पास वीटो पावर भी यहाँ पर मौजूद होता है। अब ये जब हम पढ़ेंगे इसी के साथ हम डिमांड और सप्लाई पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और उसके आगे चल के जो गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आई हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो 2014 से जनधन योजना से हम शुरू करेंगे, जो ट्रिनिटी कहा जाता है, जनधन योजना और मोबाइल और आधार। तो इन ट्रिनिटी को हम पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने एक्चुअली ग्राउंड में क्या बेनिफिट पहुंचाया है। साथ ही साथ हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करेंगे। तो इकोनॉमी का जो अपना थोड़ा सिलेबस है ये थोड़ा लेंथी सिलेबस है, लेकिन इजी है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो भी अगला इकोनॉमी का लेक्चर शुरू होगा वहां से हम बिल्कुल एकदम सीक्वेंस के अंदर कवर करते चलेंगे ईयर आफ्टर ईयर, जिससे हमारी सारी चीज़ें ग्रेप में रहेंगी, हमारे समझ में हमें आसानी से आ जाएगा और एक सीक्वेंस भी अपने पास मौजूद हो जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई चीज़ें कुछ हद तक समझ आ रही होंगी। अभी ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि एक्चुअली में हम यूपीएससी सीएससी में जब कवर करेंगे इकोनॉमी को तो उस सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करने जा रहे हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।